ओके बेटा, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलैक्सेशन टाइम। और इसमें आगे फर्दर और क्वांटिटीज़ हमने पढ़नी है, दैट इज़ लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट एंड क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले देखो रिलैक्सेशन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, the relaxation time is defined as the time interval during which the amplitude of damped oscillator decays to 1 by e times of its initial value. रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली क्या होता है कि वो वाला इंटरवल जिसमें डैम्प्ड ऑसिलेटर की जो वैल्यू है जहाँ यहाँ उसका एम्पलीट्यूड है वो 1 बाई ई टाइम्स डिक्रीज़ हो जाता है, लाइक दैट। ठीक है, ए इसमें बेसिकली क्या है, आपका रिलैक्सेशन टाइम है। ए नॉट इज़ योर ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, ठीक है, और ई टाइम्स वो डिके होता है। ठीक है, तो 1 बाई ई की बेसिकली वैल्यू क्या है, 0.368। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिसिपेटेड प्रोसेस ऑफ एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। मतलब अगर हमने किसी भी एनर्जी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमेशा वो किस फॉर्म में होगा, रिलैक्सेशन टाइम में। ठीक है, जितनी ज़्यादा रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू होगी उतना ही डैम्पिंग हमारी लेस होगी। मतलब रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा और डैम्पिंग कम, मतलब ये एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स रिलेशन है। और उतनी ही स्लोअर रेट में डिसिपेशन एनर्जी होगी, मतलब पहले हाई थी, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, डिसिपेट होना शुरू होगी ड्यू टू दिस फैक्टर। मतलब रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज़ करेगा, डैम्पिंग फैक्टर डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, अब देखो हमने एक्सप्रेशन निकालना रिलैक्सेशन टाइम का इन केस ऑफ मैकेनिकल ऑसिलेटर एंड देन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैकेनिकल ऑसिलेटर का रिलेशन याद होना चाहिए, दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी। ठीक है, तो मान लो जो टी टाइम है हमारा वो क्या है, अब रिलैक्सेशन टाइम है, उसमें ऐड हो जाएगा दैट इज़ टाउ। ठीक है, तो हमारे पास न्यू टाइम क्या बना, टी प्लस टाउ। ठीक है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम की बात करें, इसमें जाके वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। और बाय रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन क्या कहती है, ए इज़ इक्वल टू ए नॉट बाय ई के फैक्टर से वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो वो भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। दोनों की दोनों वैल्यूज़ अब देखो कैसे बन गई हमारे पास। देखो ये भी ए डैश है, ये भी ए डैश है, दोनों को इक्वेट कर लिया, ए नॉट के साथ ए नॉट हो गया कैंसिल, हमारे पास जो इक्वेशंस बची हमने लिख ली। ठीक है, उसके बाद देखो उन्होंने क्या किया, इस ई की वैल्यू को देखो, हम ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी को हम लिख सकते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए 1 बाई ई रेज़ टू पावर बी टी और इज इक्वल टू 1 बाई ई, तो हमारे पास था ही। अब इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर बी टी। देखो ये स्टेप। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में कैंसिल हो गया, वहाँ पे 1 बचा, तो हमारे पास बचा बी टाउ इज इक्वल टू 1। हमें बी की वैल्यू भी पता है, मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में क्या होती है, आर बाय 2m, वो सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। देखो ठीक है, और उन्होंने किस फॉर्म में लिखा, देखो ऐसे लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू 1 बाई बी, तो बी की वैल्यू जब हमने सब्स्टिट्यूट की हमारे पास बना 1 बाई आर बाई 2m, तो ये रेसिप्रोकेट होकर ऊपर गई तो हमारे पास बन गया 2m बाई आर। तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू इन केस ऑफ मैकेनिकल ऑसिलेटर क्या बनती है हमारे पास, 2m बाई आर। ठीक है, सिमिलरली हमने इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में निकालना है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में क्या चेंजेस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज होती, उसमें चार्जेस चेंज होते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी, सारी कहानी सेम है, यहाँ पे A था वहाँ पे क्या आ जाएगा, Q। ठीक है उसके बाद देखो दोनों इन दोनों वैल्यू को हमने इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों वैल्यू Q डैश की हैं। ठीक है, Q नॉट के साथ Q नॉट हो गया कैंसिल, हमारे पास बचा ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी प्लस टाउ। ठीक है, तो टी वाली तो हो जाएगी कैंसिल, हमारे पास बचेगी टाउ की फॉर्म में। देखो क्या बनेगा, देखो हमारे पास ऐसे वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने ऐसे कर लिया, देन रेसिप्रोकेट किया, सेम स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, ई रेज़ टू पावर बी टाउ इज इक्वल टू ई। ठीक है, एक्सपोनेंशियल से कैंसिल हो जाएगा, टाउ की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई बी। तो मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में तो थी ये वाली वैल्यू, पर इलेक्ट्रिकल केस में क्या है, 2L बाई आर। ठीक है, so you have to learn these values, that relaxation time in case of mechanical oscillator is this and relaxation time in case of electrical oscillator is this, 2m by r and 2l by r। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट। मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट हमने पढ़ लिया, अब किस में चेंज होगी डैम्पिंग हमारी, लॉगरिदमिक में। देखो
It is defined as the natural logarithmic of the ratio of the amplitude of the oscillation at any instant that one time period after it. मतलब एक टाइम पीरियड के बाद जो एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशंस का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन किस फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसका जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का एम्पलीट्यूड होगा वो इस फॉर्म में होगा कुछ। ठीक है, अब बताती हूँ कैसे आएगा। देखो उन्होंने लिया एग्जाम्पल, कहते हैं कि अगर मान लो जो ए है, कैपिटल ए, वो है एम्पलीट्यूड है किसी टाइम पे टी पे, ठीक है, और ए टी डैश एक एम्पलीट्यूड है दूसरे टाइम पे, दैट इज़ टी प्लस टी डैश पे। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का फॉर्मूला बना, दैट इज़ डेल्टा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए बाय ए टी डैश। ठीक है, अब हमने स्टडी करना मैकेनिकल ऑसिलेटर में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में इसका क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में हमें इक्वेशन पता है ए की। ठीक है, ए टी डैश की वैल्यू अब न्यू आएगी हमारे पास। क्या करना है, जस्ट जहाँ पे भी टी लिखा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, टी प्लस टी डैश। ठीक है, इस फॉर्मूले में जाके वैल्यू पुट कर दो, ए की भी और ए टी डैश की भी। देखो पुट कर दी हमने, पुट करने के बाद देखो पुट कर दी ये वाली वैल्यू, ए नॉट के साथ ए नॉट हो गया कैंसिल। अब देखो इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे बनाइए, देखो ये स्टेप था, ए नॉट के साथ तो ए नॉट कैंसिल है। ठीक है, ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी, जब ये नेगेटिव ऊपर जाएगा देखो प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, बी टी डैश, तो देखो वैल्यू आ गई लॉग ऑफ बी टी डैश। ठीक है, अब नेचुरल लॉग और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो आपस में हो जाते हैं कैंसिल, तो हमारे पास बचा डेल्टा इज इक्वल टू बी टी डैश। मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में बी की वैल्यू क्या थी, आर बाय टू एम, वो सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास डेल्टा दैट इज़ लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की वैल्यू इन केस ऑफ मैकेनिकल ऑसिलेटर हमारे पास आ गई ये। ठीक है, अब हमने निकालनी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में, राइट। अब ये तो आप खुद भी निकाल सकते हो। अब इसमें क्या है, क्यू वैल्यू पुट करनी है, देन हमने क्यू टी डैश की पुट करनी है, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या पुट कर देना, टी प्लस टी डैश पुट किया, लॉग ऑफ क्यू, फॉर्मूला न्यू बन जाएगा हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्यू अपॉन क्यू टी डैश। उसमें जाके ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आ गया, फिर से वही इक्वेशन बन गई, हमारे पास बनेगा बी टी डैश। तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में बी की वैल्यू क्या होती है, आर बाय टू एल, तो हमारे पास वैल्यू आ गई लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की आर टी डैश अपॉन टू एल। ठीक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और इजी टॉपिक हैं ये। ठीक है, नाउ दिस इज़ जस्ट अ नोट, कहते हैं अगर टी डैश टाइम पीरियड है तो टी की वैल्यू हमें पता है कितनी बार निकाली है, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट होती है, ओमेगा नॉट डैश हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि टी डैश है, तो जस्ट ओमेगा नॉट डैश की वैल्यू पुट की है यहाँ पे। ठीक है, इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर, ये जस्ट आपको 1 मार्क में आ सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड टाउ। क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम दैट इज टाउ एंड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ठीक है, बेसिकली टाउ एंड डेल्टा वही है ना। तो देखो हमारे पास डेल्टा का आंसर था ये फॉर मैकेनिकल ऑसिलेटर, और रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला था ये, राइट। अब क्या किया, दोनों ने उनको कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। देखो 2m के साथ 2m कैंसिल हो गया, r के साथ r कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा टी डैश, और ये टाउ ले गए हम डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास बचा डेल्टा की वैल्यू टी डैश अपॉन टाउ। मतलब जो डेल्टा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हमारा डेल्टा इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे टाउ की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, एंड वाइस वर्सा। मतलब रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होगा तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, पर अगर रिलैक्सेशन टाइम आपका ज़्यादा होगा तो सिमिलरली उसका जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट होगा वो कम होगा, मतलब इनवर्स रिलेशन है दोनों का। ठीक है, सिमिलरली कहती है इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का भी सेम ही आएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप निकालना चाहो तो आंसर यही आएगा। तो ओवरऑल इसका रिलेशन यही बनता है कि दोनों का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ लो। अब देखो डिटरमाइन करना है हमने लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू तो थी पहले से ही, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी। ठीक है, जब उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट होता है,
कहते मान लो है टाइम t0 उसका एम्पलीट्यूड a नॉट था, मतलब ये वाला, ठीक है। मान लो उसका टाइम अब इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, मतलब पहले था t डैश देन 2t डैश सो ऑन अप टू कहाँ तक जा रहा है वो nt डैश तक। तो उसने सीरीज़ बना दी, पहले a1 के लिए t डैश टाइम है, a2 के लिए 2t डैश है, a3 के लिए 3t डैश हो जाएगा, सो ऑन अप टू कहाँ तक जाना है nt डैश तक, ठीक है। हमारे पास लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का फॉर्मूला था लॉग ऑफ a नॉट अपॉन a, राइट। तो यहाँ पे a नॉट अपॉन a की पैर में क्या आ गया n, मतलब n टाइम्स हमने जाना, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा e रेज़ टू पावर n bt डैश, ठीक है। अब देखो हमने निकालना क्या, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट तो ले लिया हमने दोनों तरफ लॉग, ठीक है। जब इसकी तरफ लॉग लिया तो आ गया नेचुरल लॉग, ठीक है। जब इसके साथ लिया तो जब भी हम लॉग और एक्सपोनेंशियल साथ में देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं आपस में, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास बचा n डेल्टा। तो ये इक्वेशन वहाँ से बनी। नेक्स्ट इक्वेशन में देखो क्या किया, जस्ट अरेंज किया, डेल्टा इधर ही है, n को ले गए नीचे, हमारे पास बना डेल्टा इज इक्वल टू 1/n लॉग ऑफ a नॉट अपॉन ए एन। सिंपल जो हमने डेल्टा की वैल्यू निकाली थी उसमें था लॉग ऑफ a नॉट अपॉन ए एन, याद आया। इसमें n का फैक्टर है क्योंकि n नंबर ऑफ़ टाइम्स हमने लिया, तो यहाँ पे आ गया n 1/n। तो इसका भी सेम ही हमारे पास ग्राफ बनेगा, देखो दैट इज़ सब पहले तो इंक्रीज़ में होगा, ये उसका एम्पलीट्यूड फर्स्ट का देन 2 का, धीरे धीरे वो क्या करेगी, डैम्पिंग, मतलब डिसिपेट होगी एनर्जी। इज़ इट क्लियर बेटा। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वालिटी फैक्टर। बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुन लो, वैसे पिछले 2 आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट थे, अब ये सुनो। द क्वालिटी फैक्टर गिव्स द रेट ऑफ डिके ऑफ एनर्जी, मतलब जब भी हम डैम्ड ऑसिलेटर की बात करते हैं तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली क्या देता है हमें, एनर्जी का डिके देता है, ठीक है। इसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और डैम्ड ऑसिलेटर में उसको क्या बोलते हैं, क्यू फैक्टर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन सुनो क्या है, दैट इज़ इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर इक्वल टू 2 पाई टाइम्स, 2 पाई आ गया फैक्टर, टाइम्स द रेशियो ऑफ द इंस्टेंटेनियस एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, मतलब जितनी एनर्जी वो ऑसिलेटर लेता है ऑसिलेट प्रोड्यूस करने में, टू द एनर्जी लॉस्ट। अब कोई ना कोई टाइम भी तो लगेगा उसे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, तो जितना उसको एनर्जी लॉस लग रहा है उस 1 टाइम पीरियड के बाद वो एनर्जी आएगी उसके रेशो में, ठीक है। मैथमेटिकली देखो हमने कैसे लिखा, देखो 2 पाई का फैक्टर तो था ही, एनर्जी को लिख लिया यू से, एनर्जी का देखो नीचे हो रहा है लॉस, और छोटा लॉस हो रहा है दैट इज़ डी यू, डेरिवेटिव उसका, ठीक है, एट टाइम टी डैश, माइनस क्यों लगा, क्योंकि लॉस हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब कहते हैं मान लो कि जो टोटल ऑसिलेटर है, ठीक है, वो अपनी टोटल एनर्जी ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितना एम्पलीट्यूड लगा रहा है, स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, मतलब एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ए की वैल्यू पढ़ी है, क्या होती है, ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दी, स्क्वायर है तो सारी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ए नॉट स्क्वायर को क्या पुट कर दिया, यू नॉट, ठीक है। देखो यू की वैल्यू थी ए स्क्वायर, ठीक है, तो यू नॉट की क्या हो जाएगी, ए नॉट स्क्वायर, ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखो हमें चाहिए क्या फॉर्मूला, यू तो आ गया हमारे पास, डी यू नहीं है, वो निकालना पड़ेगा, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जब उसका डेरिवेटिव किया एक नेगेटिव फैक्टर आया, ठीक है, हमें चाहिए माइनस डी यू, हमने वहाँ पे माइनस शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई माइनस डी यू की। पर उन्होंने बोला था कि ये एनर्जी किस टाइम पे निकालनी है, टी डैश पे, तो टाइम की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी डैश, और डी यू की वैल्यू ऐट कहाँ पे चेक करनी है, टी डैश पे। देखो ये वाला स्टेप क्लियर है, ठीक है। अब क्वालिटी फैक्टर में जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी, दैट इज़ 2 पाई टोटल एनर्जी अपॉन लॉस इन एनर्जी, ठीक है। हमारे पास कैंसिल क्या होगा, यू नॉट से यू नॉट कैंसिल हो गया हमारे पास, उसके बाद 2 पाई के साथ 2 भी नहीं कैंसिल कर देना, ठीक है, क्योंकि 2 पाई के साथ वो बोला ना 2 पाई टाइम्स, तो वो साथ में ही रहना, उसको कैंसिल आउट नहीं करना, ठीक है। अब देखो ई रेज़ टू पावर माइनस 2 bt ऊपर भी है नीचे भी, वो भी कैंसिल होगा, यू नॉट के साथ यू नॉट मैंने बता दिया कैंसिल। हमारे पास क्या क्वालिटी फैक्टर की क्या वैल्यू बनी, Q इज़ इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/2 BT डैश। अब मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में चेक करना है, उसमें B की वैल्यू क्या होती है, ये वो जाके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी, हमारे पास क्वालिटी फैक्टर ये आ जाएगा। उसके बाद हमें पता है 2 पाई बाई टी को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा नॉट डैश, तो वो वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी, हमारे पास बन गया ये, ठीक है। मतलब ये क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कब आएगी, इन केस ऑफ मैकेनिकल ऑसिलेटर, ठीक है।
सिमिलरली क्या करना है हमने, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में बी की वैल्यू ये होती है, वो जाके हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इस इक्वेशन में, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद वहाँ पे भी 2π/t की जगह पे ओमेगा नॉट डैश पुट कर दिया, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू बनी ये, ठीक है। यहाँ तक देख लो, क्लियर है। अब देखो हमने टाउ दैट इज़ रिलैक्सेशन टाइम, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट और क्वालिटी फैक्टर, इन तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना। तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सुन लो। अब देखो तीनों की तीनों आप केस में टाउ की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, टाउ की, डेल्टा की और क्यू की, तीनों वैल्यूज ये हैं, लिख ली, ठीक है। अब रिलेशन फाइंड आउट करना है कि बेसिकली तीनों में रिलेशन है क्या। देखो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले देखो टाउ इज इक्वल टू 2m/r। पहले देखो 2m/r का फैक्टर किसी और में है, देखो इसमें है, क्यों ऐसे ही रहने दो, टी डैश ऊपर ले जाओ और किसकी कमी है, पाए की, वो नीचे ले जाओ, हमारे पास बना 2m/r, ठीक है। तो ये वैल्यू बनी, तो जस्ट इसके इक्वल लिख दो, लिख दिया। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो टी डैश बाय पाई इंटू क्वालिटी फैक्टर के इक्वल है, ठीक है। अब देखो हमने लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का देखना है, क्वालिटी फैक्टर के साथ क्या रिलेशन बन रहा है। देखो आर टी डैश बाय 2m इसमें है, जैसे रेसिप्रोकेट किया मैंने ये स्टेप, इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, पाई, ठीक है। तो ये निकालना था इसमें से, आर टी डैश बाय 2m इज इक्वल टू पाई अपॉन क्यू बना। आर टी बाई 2m की वैल्यू यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारे पास क्या बन गया, डेल्टा इज इक्वल टू पाई बाय क्यू। सेम केस है मैकेनिकल ऑसिलेटर के केस में, सेम ही रिजल्ट्स आएंगे, तो वो हमने लिखना नहीं है, सिर्फ ये लिख देना सेम इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। बेटा तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से करना है ये, ठीक है। नाउ आफ्टर फाइंडिंग क्वालिटी फैक्टर, रिलैक्सेशन टाइम एंड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ठीक है, हमें ये पता चलता है कि जब भी हमने डैम्पिंग निकालनी हो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, तो वो हम रिलैक्सेशन टाइम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट एंड क्यू फैक्टर दैट इज़ क्वालिटी फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर दैट इज़ डैम्पिंग कांस्टेंट पे, और इनर्शिया पे एम और एल, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमारी बी की वैल्यू आ रही थी, जिसमें एम आर कैपिटल आर और एल वाले फैक्टर्स आ रहे थे, ठीक है। तो डैम्पिंग किस किस के प्रोपोर्शनल है, एक तो डी एक्स बाई डी टी दैट इज़ वेलोसिटी एंड डी क्यू बाई डी टी जो कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के केस में, ठीक है। तो बेसिकली हम इससे ये कंक्लूजन निकालते हैं कि हम रिलैक्सेशन टाइम, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट और क्वालिटी फैक्टर की हेल्प से डैम्पिंग कर सकते हैं और डैम्पिंग ऑफ एन ऑसिलेटर भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर बेटा। सो देयर इज़ अ शॉर्ट एग्जाम्पल फॉर यू एज अ होमवर्क, ठीक है। कह रहे हैं द शो दैट क्वालिटी फैक्टर रिप्रेजेंट द चेंज इन फेज। क्वालिटी फैक्टर के केस में कहते हैं एक फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ द डैम्ड ऑसिलेटर, डैम्ड मतलब डिसिपेट हो रही है, उसकी एनर्जी कितनी, 1/e ऑफ इट्स इनिशियल स्टेट, ठीक है। देखो एनर्जी की वैल्यू हमें पता है, ये भी पता है कि एनर्जी कितने टाइम्स डिक्रीज हो रही है, u0/e, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर दी, u0 के साथ u0 कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया, एक्सपोनेंशियल के साथ एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो गया, ये टर्म बन गई, टी डैश की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। उसके बाद टी डैश का आंसर हमारे पास आया ये, ठीक है। अब उन्होंने फेस की बात की थी, तो फेस का फॉर्मूला होता है ये, इसमें जाकर सब्स्टिट्यूट कर दी टी डैश की वैल्यू, तो हमारे पास आ गया क्वालिटी फैक्टर। ये सॉल्व करके देखना, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है।